हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम लोग जेईई मेन 2020 के अप्रैल अटैम्प्ट जो कि कोविड-19 की वजह से अभी सितंबर में हो रहा है, उसके 3 सितंबर के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये टोटली स्टूडेंट्स की मेमोरी पे बेस्ड हैं, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में जो एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन थे उनसे कुछ डिविएशंस यहाँ पे हो। Okay, so let's start discussing all the available questions one by one. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम में m मास का पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है। जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन से क्रॉस हो रहा है तो मीन पोजीशन पे इसका हाफ मास वो रेस्ट पे आ जाता है और रिमेनिंग हाफ मास के लिए एम्पलीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो जाता है। तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे अगर हम देख रहे हैं तो मीन पोजीशन के ऊपर पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स अगर हम देखेंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अगर नेट फोर्स 0 है पार्टिकल पे तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन वहां पे अप्लाई कर सकते हैं पार्टिकल पे। एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन में इनिशियली मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यूज आ गई, इनिशियल मास, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनली मास की वैल्यू और फाइनली वेलोसिटी की वैल्यू। अब इसमें यहाँ पे वैल्यूज हम एक्सप्रेस कर देते हैं। इनिशियली मास वो m है और वेलोसिटी अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी वहाँ पे क्या होगी, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी जो है वो एक्सप्रेस होती है a इंटू ओमेगा। तो बिफोर हाफ मास कम्स टू रेस्ट एम्पलीट्यूड a था और ओमेगा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू थी k अपॉन m। ठीक है, जैसे ही हाफ मास रेस्ट पे आएगा जस्ट उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो एम्पलीट्यूड a डेस हो गया और अब ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि मास हाफ हो गया है तो k अपॉन m अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a रूट k बाई m। अब मास की वैल्यू होगी m/2, एम्पलीट्यूड a डेस इंटू रूट k अपॉन m अपॉन 2। ठीक है, तो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहां से ये अपने पास में आ गया एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू a डेस, नीचे यहाँ पे 2 का फैक्टर है और यहाँ पे हो गया √2। सो a डेस इज इक्वल टू √2 टाइम्स a। तो ये न्यू एम्पलीट्यूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिचुएशन दे रखी है कि एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक को अब द इंक्लाइन जो है इनिशियल वेलोसिटी v0 से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो सिचुएशन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 है और इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है। यहाँ पे ये ब्लॉक है, मास m ले लेते हैं, मास दे नहीं रखा, हम m ले लेते हैं। ठीक है, और इनिशियली इसको इधर की तरफ हम v0 स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं। सरफेस पे फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या होगा कि जब ये ब्लॉक यहाँ पे मूव होगा, वेलोसिटी तो इधर है बट ब्लॉक जो है इस पे mg का जो कंपोनेंट है वो भी इधर की तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन जो लगेगा वो भी इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि मोशन इधर की तरफ है, तो उसकी वजह से ये रिटार्ड होगा। तो यहाँ पे कहीं पे जाके हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, 0। ठीक है, मान लेते हैं कि ये इनिशियल पोजीशन है, इसको हम ले लेते हैं ये A है और ये वाली पोजीशन जो है ये है B। तो यहाँ से फिर ये यहाँ से यहाँ तक की जो मोशन है इसकी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर यहाँ से जब ये वापस आ रहा है तो उसके लिए हमें कहा है कि जब ये वापस आ रहा है तो यहाँ पे इसकी स्पीड वो हो गई है v0 अपॉन 2। ठीक है, तो a टू b और b टू a इन दोनों मोशन के लिए हम यहाँ पे इक्वेशंस देखते हैं। पहले हम इसका एक्सेलरेशन देखेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी, क्योंकि ये जब मूव हो रहा है इधर की तरफ तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी, क्योंकि mg का कंपोनेंट जो लग रहा है वो भी इधर ही लग रहा है और फ्रिक्शन जो लग रहा है वो भी इधर ही लग रहा है। तो यहाँ पे
ए टू बी में जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हम ले लेते हैं A1 है, वो इधर की तरफ है, ठीक है। B2A के अंदर अगर हम देखें तो B2A में भी हम एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये इधर से स्लाइड होके वापस से, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई फिर वापस से स्लाइड होके आया, इसका मतलब mg का जो कंपोनेंट लग रहा है उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन जो है वो इधर की तरफ ही होगा, ये हो गया A2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन देखते हैं, पहले हम अप द इंक्लाइन के लिए देख रहे हैं, तो अप द इंक्लाइन का मतलब ए टू बी मोशन के लिए अगर हम इस पे नेट फोर्स की इक्वेशन देखते हैं तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मैं अगर नेट फोर्स देखूंगा तो mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ लग रहा होगा, इस पे वो होगा mg sin 30, साथ में इसकी वेलोसिटी इधर है तो फ्रिक्शन भी इधर ही लग रहा होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन है तो होगा म्यू इंटू एन, नॉर्मल जो है वो mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हमने नेट फोर्स की इक्वेशन लिखी, m कैंसिल हो गया और यहाँ पे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो z की वैल्यू 10 है, sin 30 ये हो गया 5 प्लस म्यू इंटू यहाँ पे भी अपने पास में ये cos 30 5√3 इक्वल टू A1, ठीक है। ये फर्स्ट रिलेशन आ गया अपने पास में। इसके बाद में हम डिस्प्लेसमेंट का भी रिलेशन देख लेते हैं कि A टू B यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हम ले लेते हैं वो कितना है, s के इक्वल है, ठीक है। तो A टू B डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम इक्वेशन देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो v नॉट है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी 0, तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं हम, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट होगा, बाकी की टर्म्स भी कांस्टेंट है। तो थर्ड इक्वेशन अगर हम देखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे s नॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट स्क्वायर प्लस 2, और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमने इधर की तरफ ली है, ठीक है। इसी वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम इस इक्वेशन के लिए पॉजिटिव ले लेते हैं, तो एक्सेलरेशन अपोजिट है उसके, तो ये हो गया -A1 और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है +s नॉट। तो यहाँ से अपने पास में रिलेशन ये आ गया कि s नॉट इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन 2A1, ठीक है। तो ये तो A टू B मोशन के लिए हो गया। इसके बाद में हम B टू A मोशन के लिए देखते हैं, यानी कि डाउन द इंक्लाइन हम चेक कर रहे हैं। तो डाउन द इंक्लाइन जो मोशन हो रही है इसकी, उस मोशन के लिए अगर हम न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन देखेंगे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हम नेट फोर्स देख लेते हैं, तो mg sin थीटा तो इधर की तरफ लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स अब क्योंकि ये इधर मूव हो रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा होगा, तो इक्वेशन अपने पास में आ जाएगी mg sin 30 माइनस म्यू mg cos 30 इक्वल टू m इंटू A2, मास कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे g/2 यानी कि 5 माइनस यहाँ पे ये हो गया 5√3 इंटू म्यू, ये सेकेंड रिलेशन है, ठीक है। वापस से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन हम चेक कर लेते हैं, तो फिर से मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर लेता हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और अब इधर के डायरेक्शन में हम ले लेते हैं कि ये पॉजिटिव है इस इक्वेशन के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी ये हो गया v नॉट स्क्वायर अपॉन 4, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई +A2 इंटू s नॉट, ठीक है। हम अब द इंक्लाइन पॉजिटिव ले लेंगे तो दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, दोनों के साइन फिर से कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से s नॉट की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो s नॉट की वैल्यू हमारे पास में आ रही है v नॉट स्क्वायर अपॉन 8A2, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन और इसको हम बोल देते हैं फोर्थ, ठीक है। सो फ्रॉम 3 and 4
वैल्यूज इक्वल कर देते हैं तो ये हो गया v0² अपॉन 2a1 इक्वल टू s0 v0² अपॉन 8a2। तो v0² ये कैंसिल हो गया, 2 और यहाँ पे एक 4 का फैक्टर है, तो अपने पास में रिलेशन ये आ गया a1 इक्वल टू 4a2। तो अब हम इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a1 एंड a2 की। तो a1 की वैल्यू यहाँ से अपने पास में है 5 + 5√3 म्यू इंटू इक्वल टू 4 टाइम्स यहाँ पे ये वाली वैल्यू है 5 - 5√3 म्यू। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे म्यू की टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर की तरफ ये है -20√3 म्यू, तो इधर की तरफ ले लेंगे तो ये हो गया 25 म्यू इंटू √3। यहाँ पे ये हो गया 20 - 5, ये 5 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 15। सो म्यू इज इक्वल टू ये हो गया 3/5 और √3 से डिवाइड कर देंगे तो √3/5, और √3/5 की वैल्यू अगर हम नियरली देखते हैं तो आती है 0.35। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक आइडियल गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करने से टेम्परेचर में चेंज 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है और कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हीट, वो भी हमें गिवन है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करने से टेम्परेचर में चेंज 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हीट सप्लाइड जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं NCP ΔT। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हम रख देते हैं, हीट सप्लाइड है 160 N इंटू CP और ΔT ये हमें गिवन है, ये कितना है 50। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम देखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाइड हम एक्सप्रेस कर सकते हैं NCV ΔT से। वैल्यू रख देते हैं तो ये हमें दे रखा है 240 N इंटू CV ΔT है 100। ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने से ये अपने पास में हो गया 160/240, N कैंसिल हो जाएगा, CP/CV इंटू 50/100। तो यहाँ से CP/CV अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो CP/CV की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 4/3। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है कि CP/CV की जो वैल्यू होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में वो होती है 1 + 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ से अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अपने पास में आ गई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सिचुएशन है उसमें हमें दे रखा है कि 1.9 kg का एक ब्लॉक 1 मीटर हाइट पे रखा हुआ है और ब्लॉक पे एक बुलेट आके स्ट्राइक कर रही है। आफ्टर कॉलिजन बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन इट, और हमें ये कैलकुलेट करना है कि ब्लॉक जब 1 मीटर हाइट से फॉल होगा तो उसके बाद में ग्राउंड को ये किस काइनेटिक एनर्जी से स्ट्राइक करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि 1 मीटर हाइट से फॉल होने से जस्ट पहले ब्लॉक के पास में कितनी वेलोसिटी होगी, और ब्लॉक के पास में जो वेलोसिटी होगी वो उतनी होगी जितनी कि जस्ट आफ्टर कॉलिजन बुलेट और ब्लॉक के सिस्टम की होगी। ठीक है, तो बुलेट और ब्लॉक का जो सिस्टम है, हम इस पे अगर देखें तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल इंपल्स भी नहीं है, तो हम ड्यूरिंग कॉलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन के इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो बिफोर कॉलिजन मोमेंटम, आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम। ठीक है, बिफोर कॉलिजन बुलेट जो है वो मूव हो रही है तो बुलेट के पास में मोमेंटम होगा, मास ऑफ बुलेट वो हमें दे रखा है, वो है 0.1 kg इंटू वेलोसिटी इज 20, प्लस ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है तो ये हो गया 0। आफ्टर कॉलिजन दोनों साथ में मूव हो रहे हैं तो टोटल मास अपने पास में हो गया 1.9 प्लस 0.1 और फाइनल वेलोसिटी v हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से हम अगर v कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 2 और यहाँ पे 10 का फैक्टर आ जाएगा तो v की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद में ब्लॉक जो है, ब्लॉक और बुलेट का जो सिस्टम है वो इतनी वेलोसिटी से मूव होगा और फिर वो 1 मीटर हाइट से फॉल होगा, तो आगे की जो उसकी मोशन होगी वो क्या होगी, प्रोजेक्टाइल होगी। ठीक है, तो जब वो ग्राउंड पे
स्ट्राइक करेगा तो उसकी स्पीड कितनी है वो कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे अब वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि जस्ट वो फॉल हो रहा है उस सिचुएशन से ग्राउंड पे स्ट्राइक हो रहा है जस्ट उस इंस्टेंट तक। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं तो वर्क डन जो है वो किसका है, ग्रेविटी का है। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन यहाँ पे नोट कर लेते हैं। W नेट यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। ग्रेविटी का वर्क डन अगर हम देखेंगे तो मास जो है सिस्टम का वो कितना है, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है, ये हो गया mg, और हाइट जो फॉल हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 मीटर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो हमें कैलकुलेट करनी है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो यहाँ पे होगी हाफ इंटू मास 2 इंटू वेलोसिटी कितनी है v। तो यहाँ से ये हो गया 20 और ये फैक्टर हो गया 1, तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपने पास में आ रही है 21 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक लूप है, एरिया S, नंबर ऑफ टर्न्स n है और करंट I फ्लो हो रहा है, और ये लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप के ऊपर टॉर्क लग रहा है टो, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है। साथ में हमें ये बोला है कि लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर किसी भी करंट कैरिंग लूप को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो टॉर्क का एक्सप्रेशन है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू m क्रॉस b। m जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है और ये एक्सप्रेस होता है करंट इन द लूप इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहां से अगर इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं टॉर्क का तो वो होगा n इंटू एम बी साइन थीटा। थीटा जो है वो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर के बीच में, और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू वो हमें गिवन है, हमें बोला है कि लूप का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर जो है वो लूप के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और अगर एरिया परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक मोमेंट लूप का वो भी परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, टॉर्क हमें गिवन है टो, नंबर ऑफ टर्न्स n, और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे m, तो ये अपने पास में आ जाएगा I इंटू एरिया ऑफ लूप, वो हमें दे रखा है कितना है, S। ठीक है, तो ये हो गया I इंटू S इंटू B इंटू साइन 90। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा टॉर्क अपॉन n I इंटू S। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सोलर कांस्टेंट की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। सोलर कांस्टेंट डिफाइन होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, या फिर हम कहें पावर पर यूनिट एरिया। तो सोलर कांस्टेंट की डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए इन सब की डायमेंशन हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एनर्जी की डायमेंशन हम जानते हैं m1 L2 T-2, टाइम की डायमेंशन T है, एरिया L²। तो यहाँ से अपने पास में सोलर कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी m1 L0 T-3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक बॉडी का टेम्परेचर 50 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है 5 मिनट में, सराउंडिंग टेम्परेचर वो हमें दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर बॉडी का फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो सिचुएशन हमें दे रखी है उस सिचुएशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पे वैलिड है, तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन यूज कर लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन ये होती है डेल्टा टी अपॉन टाइम इंटरवल इक्वल टू कांस्टेंट टी एवरेज माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, ये वैल्यू होती है। जो टी एवरेज है वो हम कैलकुलेट करते हैं टी फाइनल प्लस टी इनिशियल अपॉन 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। तो
पहले 50 to 40 अगर हो रहा है तो वहां पे टेम्परेचर में जो डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो हो गया 10, और उसमें टाइम लग रहा है वो कितना है 5 मिनट, इक्वल टू के टी फाइनल वो है 40, टी इनिशियल वो है 50 अपॉन 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर है 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया 40 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया k इंटू 50 अपॉन 2। ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन है। नेक्स्ट 5 मिनट के लिए अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट 5 मिनट के बाद में हम मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर जो है वो TF हो जाता है। तो यहाँ पे अब अपने पास में जो डिफरेंस होगा वो होगा 40 माइनस TF, और टाइम अब भी कितना है 5 मिनट ही है, K TF प्लस 40 अपॉन 2 माइनस 20, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने इसमें। यहाँ पे फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 40 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया k इंटू TF अपॉन 2। ये सेकंड रिलेशन है। दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 अपॉन 1 अगर हम करते हैं तो 2 अपॉन 1 करेंगे तो 5 मिनट तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 40 माइनस TF अपॉन 10 इक्वल टू k कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो गया TF अपॉन 50, ये भी कैंसिल हो गया। तो मल्टीप्लाई करने से ये हो गया 200 माइनस 5 TF इक्वल टू TF। सो फाइनल टेम्परेचर इज 200/6, वैल्यू कैलकुलेट करने से आ जाएगी 33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सर्किट दे रखा है और इस सर्किट के अंदर एक वोल्टमीटर लगा हुआ है। वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस हमें गिवन है कि वो 10 किलो ओम है, और वोल्टमीटर की रीडिंग हमें गिवन सिचुएशन में कैलकुलेट करनी है। तो सर्किट जो है वो यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 2 रेजिस्टेंसेज है, और 400 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये वोल्टमीटर लगा हुआ है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है 10,000 ओम। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो हम ले लेते हैं, कितनी है V। लेट रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज V। तो वोल्टमीटर की रीडिंग अगर V है तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा वो कितना हो गया V। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के अक्रॉस होगा उतना ही यहाँ पे वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है पैरेलल में है। ठीक है, तो बैटरी जो है वो कितनी करंट यहाँ पे ड्रॉ कर रही है वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो करंट यहाँ पे फ्लो होगी वो मान लेते हैं वो कितनी है I। तो वो I करंट यहाँ पे इधर की तरफ डिवाइड हो जाएगी और इधर की तरफ डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो करंट जा रही है वो हम ले लेते हैं I1 है, और इधर जो जा रही है वो ले लेते हैं I2, और यहाँ पे फाइनल करंट कितनी है I। तो I1 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो I1 की वैल्यू अपने पास में होगी, पोटेंशियल डिफरेंस तो V है और रेजिस्टेंस कितना है 10,000, तो I1 की वैल्यू अपने पास में होगी V अपॉन 10,000। सिमिलरली I2 की वैल्यू अगर देखेंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो V है और रेजिस्टेंस है 400, ये I2 हो गया। I की जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे जंक्शन लॉ से चेक कर सकते हैं, ये I1 प्लस I2 के इक्वल होगा, यानी कि V अपॉन 10,000 प्लस V अपॉन 400। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखेंगे इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो V के इक्वल है। इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो होगा I इंटू 800। तो बैटरी जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई कर रही है वो यहाँ पे इस पोटेंशियल डिफरेंस और इस पोटेंशियल डिफरेंस के समेशन के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 6 इज इक्वल टू V प्लस I इंटू 800। I की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ये होगा V अपॉन 10,000 प्लस V अपॉन 400 इंटू 800। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 6 इक्वल टू V प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8V अपॉन 100 प्लस यहाँ पे ये आ गया 2V। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो गया 3V प्लस यहाँ पे 25 का फैक्टर आ जाएगा तो ये हो गया 2V अपॉन 25।
तो 77V/25 इक्वल टू 6, तो यहाँ से V की वैल्यू अपने पास में आ गई 150/77 वोल्ट। नियरली इसकी वैल्यू जो है वो आती है अपने पास में 1.95 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक स्क्वायर वायर फ्रेम को टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है ये हमें गिवन है, तो हमें वायर फ्रेम के अंदर कितना इंड्यूस करंट यहाँ पे होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इंड्यूस करंट के लिए हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले निकालना होगा। तो सिचुएशन जो है वो ऐसे है कि ये एक स्क्वायर वायर फ्रेम है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हमें दे रखा है कि परपेंडिकुलर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में इसको हमने प्लेस किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं वो ऐसे है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेरिएशन की रेट है वो भी हमें यहाँ पे गिवन है कि dB/dt ये है 0.2 टेस्ला पर सेकेंड, ठीक है। और साथ में इसके क्रॉस सेक्शन, वायर के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके लिए डायमीटर हमें दे रखा है, तो हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो वायर के क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस होगी, ठीक है ना, ये जो वायर है इस वायर के क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वायर के क्रॉस सेक्शन के लिए रेडियस वो डायमीटर का हाफ होगी, और डायमीटर हमें दे रखा है वो 4 mm है, यानी कि ये हो गया 2 mm, और 2 mm यानी 2 × 10⁻³ - 3 मीटर, ठीक है, ये हो गया। तो पहले तो हम इस वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वायर का रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा R, और वो डिफाइन होगा रेजिस्टिविटी L/एरिया, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो अपने पास में रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 1.23 × 10⁻⁻8। लेंथ अगर हम देखेंगे तो एक साइड की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है वो है 30 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी 4 × 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ये हो गया 4 × 0.3 मीटर में हम वैल्यू प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। एरिया अगर हम देखेंगे तो वायर के लिए रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वायर का वो क्या होगा, वायर को हमेशा हम सिलेंड्रिकल एज्यूम करते हैं अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये होगा πr²। r रेडियस का स्क्वायर है, तो ये हो गया 2 × 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट करके अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू नियरली अपने पास में आ जाएगी 0.1175 × 10⁻⁻² ओम, ठीक है। तो ये अपने पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है हमें, तो पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्लक्स फाई की वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब यहाँ पे जो एरिया है वो लूप का एरिया है, ठीक है। ये जो है वो क्या है, ये लूप का एरिया है, और यहाँ पे जो हमने एरिया कैलकुलेट किया था वो वायर के क्रॉस सेक्शनल का एरिया था, ठीक है। तो लूप का एरिया अगर हम देखेंगे तो वो हम स्क्वायर लूप के लिए बोल सकते हैं वो साइड लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B × 0.3 स्क्वायर, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड वो होगा dφ/dt, तो यहाँ से ये अपने पास में आ जाएगा 0.3 स्क्वायर × dB/dt। dB/dt की वैल्यू जो है वो यहाँ पे है 0.2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0.2 अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो गया 0.018, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड करंट विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो वैल्यू रख देते हैं 0.18 अपॉन रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, ये है 75 × 10⁻⁻², ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो नियरली इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 15.3 एम्पियर। तो ये इंड्यूस करंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और हमें सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इक्वेशन फाइंड आउट करनी है t = 0 पे, ठीक है। तो जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी कि B विल बी इक्वल टू B0, ये एम्पलीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और जो
पीरियोडिक टर्म होगी, हार्मोनिक टर्म जो है वो सेम ही रहेगी, तो ये हो गया cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्म में इक्वेशन आएगी। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो भी हमें कैलकुलेट करनी होगी। यहाँ पे बी कैप डायरेक्शन हम ले लेते हैं, वो क्या है, बी कैप। ठीक है, तो बी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो हम ये जानते हैं कि रिलेशन ये होता है कि ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, ये रिलेशन होता है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और सी जो है, जैसे मीडियम अगर अपने को नहीं दे रखा है तो मीडियम हम वैक्यूम एज्यूम कर सकते हैं, तो सी की वैल्यू वैक्यूम के अंदर वो मीडियम की प्रॉपर्टीज की फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो होती है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो बी नॉट की जो वैल्यू अपने पास में आ रही है वो आ रही है ई नॉट इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो बी नॉट की वैल्यू होगी। बी कैप चेक करने के लिए डायरेक्शन हम देखते हैं, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन किधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, उसमें हमें दे रखा है कि ओमेगा टी माइनस के एक्स आ रहा है आर्ग्यूमेंट, तो इसका मतलब वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही है, यानी कि जो वेव की वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होगा सी कैप, वो किसके इक्वल है, वो आई कैप के इक्वल है। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें दे रखा है कि वो किधर की तरफ है, जे कैप में है, तो ई कैप की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो जे कैप है। तो बी कैप की डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो हम ये जानते हैं कि ई कैप क्रॉस बी कैप, ये जो वेक्टर आता है ये पैरेलल होता है वेलोसिटी वेक्टर के, यानी कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है सी कैप। तो अब हम यहां से चेक कर सकते हैं डायरेक्शंस, ये तो है जे कैप और यहाँ पे ये क्या है, आई कैप। तो बी कैप जो है वो या तो के कैप में होगा या फिर माइनस के कैप में होगा। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज अगर चेक करते हैं, डायरेक्शन अगर चेक करते हैं, तो जे कैप क्रॉस के कैप वो आई कैप आ रहा है। जे कैप क्रॉस माइनस के कैप अगर हम करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, माइनस आई कैप आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी कैप ये जो वेक्टर है वो किसके इक्वल है, ये के कैप के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से बी की वैल्यू अपने पास में आ गई बी नॉट की वैल्यू ये है, हम चाहें तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू बी कैप जो है ये क्या हो गया, के कैप। टी इक्वल टू 0 पे हमें ये वैल्यू देखनी है, तो टी इक्वल टू 0 पे हम देखेंगे तो बी नॉट की भी वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया ई नॉट इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कॉस, टी इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा कॉस माइनस के एक्स, और कॉस में माइनस के एक्स उसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस के एक्स के इक्वल होगी, तो ये हो गया कॉस के एक्स इंटू के कैप। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इक्वेशन हो गई टी इक्वल टू 0 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो पॉइंट सोर्सेज हैं जो कि सेम पावर रेडिएट कर रहे हैं, और दोनों जो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं उनके लिए हमें वेवलेंथ भी दे रखी है। तो दोनों सोर्सेज के लिए फोटोन डेंसिटी का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। फोटोन डेंसिटी का मतलब यह है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो एमिट हो रहे हैं उसका रेशियो हमें दोनों के लिए यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि जो सोर्स की जो पावर है रेडिएटेड पावर वो एक्सप्रेस होगी नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, वो हम ले लेते हैं n इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये होगा। यहाँ पे n वो है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, और इसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं फोटोन डेंसिटी। ठीक है, तो दोनों सोर्सेज के लिए पावर रेडिएटेड सेम है, दोनों के लिए h और c ये कांस्टेंट की वैल्यू सेम है। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि जो फोटोन डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। तो अगर फोटोन डेंसिटी का रेशियो हम लेंगे तो वो अपने पास में वेवलेंथ का रेशियो आ जाएगा, और वेवलेंथ का रेशियो हमें दे रखा है लैम्डा 1 की जो वैल्यू है फर्स्ट सोर्स के लिए वो है 500 नैनोमीटर, और दूसरे वाले के लिए ये है 1 नैनोमीटर। तो यहाँ से रेशियो की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 500।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक यूनिफॉर्म रोड वर्टिकल एक्सिस ए बी के अबाउट थीटा एंगल के पोजीशन पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि रोड पे नेट टॉर्क जो लग रहा होगा वो जीरो होगा। ठीक है, अब रोड पे जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का तो टॉर्क आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई और वहाँ पे फोर्स है जो कि इस टॉर्क को बैलेंस कर रहा है। तो इस सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम रोड के रेफरेंस फ्रेम में देख सकते हैं। रोड के रेफरेंस फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो रोड के रेफरेंस फ्रेम में हर पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे हो जाएगा और उस पर नेट टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, तो अब ग्राउंड ग्रेविटी का जो टॉर्क लग रहा है उसको वहाँ पे जो टॉर्क बैलेंस करेगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क होगा, क्योंकि रोड का हर एलिमेंट जो है वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसके पास में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, यानी कि वो एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। ठीक है, तो अगर हम इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पहले हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने ये एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया dx। ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट का मास वो अगर हम देखेंगे तो dm। रोड हमें दे रखी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी m/l इंटू dx। ठीक है, रोड की लेंथ जो है वो कितनी है, l, स्मॉल l। ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस ये होगी, तो ये वाली डिस्टेंस अगर x है तो x साइन थीटा, और यहाँ से हिंज पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा x कॉस थीटा। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए पहले हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं स्मॉल एलिमेंट पे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे जो इस पे लग रहा होगा उसका टॉर्क इस पे जो है वो मान लेते हैं di। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट का जो सेंटर होगा उसके सर्कुलर पाथ का वो यहाँ होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके लिए इधर है, तो डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी इधर की तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो हिंज पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अपने पास में कितनी होगी, x cos थीटा। वैल्यू अगर हम देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो m हो गया dm इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस जो है वो कितनी है, वो है x साइन थीटा। तो ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू आ गई। और इस फोर्स का टॉर्क हम देख रहे हैं हिंज पॉइंट के अबाउट, तो हिंज पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम देखें, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन वो ऐसे आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, तो ये अपने पास में हो गया x cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे इसमें वैल्यूज जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं dm की। टोटल टॉर्क अगर हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तो वो इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। dm की वैल्यू मैं रख देता हूं, तो m ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये सारी टर्म जो है ये कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लेते हैं। डिनोमीटर में एक टर्म होगी l की, साथ में ये x और x स्क्वायर और साथ में dx है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। लिमिट जो है वो x की हम देखेंगे, वो लेंथ के अलोंग हमने एलिमेंट डिफाइन किया है, तो ये हो गया 0 to l। तो यहाँ से इस टॉर्क की जो वैल्यू आ रही है वो हो गई m ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से ये एक्सप्रेशन हो जाएगा x³/3, लिमिट रखने से ये हो गया l³/3, तो ये l³ से एक टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो गया l²/3। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क आ गया। इस टॉर्क को ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि नेट टॉर्क 0 होगा। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वैल्यू रख देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क देखेंगे तो यहाँ पे इस स्मॉल एलिमेंट के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर टोटल रोड पे जो टोटल टॉर्क है वो भी हम देख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और उसके लिए हम डिस्टेंस अगर देखेंगे हिंज पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये वाली डिस्टेंस आएगी, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये वाली डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगी l/2 साइन थीटा। तो ये टॉर्क हो गया mg इंटू
L/2 साइन थीटा। ये टॉर्क हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तो ये हो गया m इंटू ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 3। जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं, मास कैंसिल हो गया, लेंथ की एक टर्म कैंसिल हो गई, साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू जी अपॉन 2L ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक आर रेडियस का स्पेयर है और जिसमें मास डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और डेंसिटी का एक्सप्रेशन भी हमें दे रखा है। तो हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि स्पेयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ होगा। उसके लिए हमें ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होगा सेंटर से कोई भी डिस्टेंस r पे अंदर वाले पॉइंट्स के लिए। तो मास डेंसिटी हमें दे रखी है और वो r पे डिपेंड कर रही है सेंटर से डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से सेंटर से ये r डिस्टेंस का कोई पॉइंट है, इस पे हम पहले ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम इस सॉलिड स्पेयर को होलो स्पेयर का कॉम्बिनेशन एज्यूम कर लेते हैं। तो होलो स्पेयर जो है उसकी वजह से हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू की होलो स्पेयर के जो बाहर के पॉइंट्स होते हैं उनके लिए तो वैल्यू आ जाती है gm अपॉन आर स्क्वायर, और अंदर वाले पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाता है 0। तो इस आर रेडियस के अंदर यहाँ पे बहुत सारे होलो स्पेयर होंगे, उनमें से कुछ होलो स्पेयर जो है वो इस पॉइंट के बाहर होंगे, तो उनके लिए तो ये वाला पॉइंट अंदर का हो जाएगा, तो उनकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और जो होलो स्पेयर यहाँ पे इसके अंदर होंगे यानी इस आर रेडियस के अंदर होंगे उनके लिए ये आउटसाइड पॉइंट होगा, तो उनकी वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे सिर्फ उन्हीं होलो स्पेयर की वजह से आएगा जिनके रेडियस r से कम होगी। ठीक है, तो हम ऐसा ही एक होलो स्पेयर यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। इस होलो स्पेयर की रेडियस हम ले लेते हैं x और इसकी थिकनेस हम ले लेते हैं dx। तो x जो है इसका वेरिएशन हम देख सकते हैं वो 0 टू स्मॉल r तक होगा। ठीक है, इस डिस्टेंस में जितने होलो स्पेयर होंगे उन्हीं की वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, बाहर वालों की वजह से क्या हो जाएगा 0। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए पहले हम यहाँ पे मास कैलकुलेट करते हैं। तो स्मॉल एलिमेंट का जो मास होगा dm, वो अपने पास में हो जाएगा मास डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम, ये होगा 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx। डेंसिटी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया रो नॉट 1 माइनस सेंटर से डिस्टेंस यहाँ पे क्या है x है, तो वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये dm की वैल्यू होगी। ये जो यहाँ पे हमने एलिमेंटल होलो स्पेयर लिया है इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो हम ले लेते हैं, वो है dEg। ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी g इंटू dm, और सेंटर से डिस्टेंस कॉन्सेंट्रिक होलो स्पेयर है तो ये हो गया r स्क्वायर। टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तो वो यहाँ पे आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो वैल्यू रख देते हैं और जो कॉन्स्टेंट्स है वो मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो गया g इंटू रो नॉट, और साथ में यहाँ पे क्या है 4 पाई का फैक्टर है, ये डिनोमीटर में r है, वो सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस है तो वो भी कांस्टेंट है r स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे इंटीग्रेशन में टर्म आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस एक्स रेस टू पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिमिट होगी 0 टू स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा g इंटू रो नॉट इंटू 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके लिए आएगी एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट रख देंगे तो ये हो गया आर क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स रेस टू पावर 5 अपॉन 5, तो ये हो गया आर रेस टू पावर 5 अपॉन 5 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का एक फैक्टर जो है वो यहाँ पे इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो
ग्रेविटेशनल फील्ड r डिस्टेंस पे अपने पास में आ गया g इंटू रो नॉट इंटू 4 पाई r अपॉन 3 माइनस r क्यूब अपॉन 5r²। ठीक है, तो अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि किस स्मॉल r पे ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं फॉर मैक्सिमा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है r के रेस्पेक्ट में वो 0 होना चाहिए। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो g इंटू रो नॉट इंटू 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएंगे, 1/3 माइनस ये हो गया 3r² अपॉन 5r²। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल। तो ये वाली टर्म तो यहाँ पे 0 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर नेगेटिव टर्म को हम उधर ले जाएंगे और यहाँ से अगर हम स्मॉल r कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू जो है वो अपने पास में आ जाएगी √5/3 कैपिटल R। ठीक है, और ये वैल्यू जो है वो r से स्मॉल ही है, यानी ये अंदर यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी। और ये मैक्सिमा है, ये चेक भी कर सकते हैं डबल डेरिवेटिव से। ठीक है ना, तो डबल डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जो है इस वाले पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे कि वो नेगेटिव आ जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो क्या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, तो अब ई मैक्स की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हम वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया g इंटू रो नॉट इंटू 4 पाई। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में रख देते हैं। r की एक टर्म जो है मैं वहां पे बाहर ले लेता हूं, तो उसकी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो वो हो जाएगा √5/3 इंटू r, और अंदर यहाँ पे हो गया 1/3 माइनस ये है 1/5 r², और स्मॉल r² की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 5r² अपॉन 9। तो ये r² यहाँ पे कैंसिल हो गया, 5 भी कैंसिल हो गया, 1/3 माइनस 1/9 तो ये हो गया अपने पास में 2/9। तो यहाँ से इसके वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये हो गया 8√5 g रो नॉट इंटू पाई इंटू r, और डिनोमीटर में 9 इंटू 3 यानी 27 का फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट की स्पेरिकल मिरर एक इमेज फॉर्म कर रहा है। ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंसेस मिरर से हमें दे रखी है, और हमें कहा है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 9 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर मूव होता है तो उस इंस्टेंट पे इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जो होती है इमेज की, उसका रिलेशन हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v² अपॉन u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। v जो है वो इमेज की पोजीशन होती है मिरर के रेस्पेक्ट में, पोल के रेस्पेक्ट में, और u ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है पोल के रेस्पेक्ट में, यानी कि ये दोनों पोजीशंस हैं। तो वैल्यू हमें दे रखी है ऑब्जेक्ट के लिए 30 है और इमेज के लिए हमें दे रखी है 10। तो यहाँ से ये हो गया अपने पास में 10² अपॉन 30² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं कहा है तो हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेंगे, यानी कि जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उसमें ले लेंगे। तो यह है 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 1/9 का फैक्टर आएगा और ये हो गया -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। -1 ये इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो तो इतना है 1, बट डायरेक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक पार्टिकल रेस्ट पे है, मास m है, और उसको हमें कांस्टेंट पावर p सप्लाई कर रहे हैं। तो पार्टिकल की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसका ग्राफ हमें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, टाइम के साथ में। तो पार्टिकल को अगर हम कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहे हैं तो पहले हम पार्टिकल की स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम ये देख सकते हैं कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स जो कि पावर सप्लाई कर रहा है
दैट विल बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। वर्क डन जो है वो पावर के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कांस्टेंट पावर है तो वर्क डन हो जाएगा पावर इनटू टाइम इंटरवल, वो हम ले लेते हैं t इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से पार्टिकल की स्पीड हमारे पास में आ जाएगी √2p अपॉन m, और साथ में t भी रूट में आएगा तो t को पावर की टर्म में लिख लेते हैं पावर हाफ, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट पावर सप्लाई हो रही है और किसी भी टाइम t पे जो स्पीड होगी वो ये होगी। तो अब अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो एक्सप्रेस होगा स्पीड इनटू टाइम से। अब हम देख रहे हैं कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो स्मॉल टाइम इंटरवल dt के अंदर अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू हो जाएगी उस टाइम इंस्टेंट पे स्पीड इनटू dt। तो ऐसे बहुत सारे टाइम इंटरवल होंगे, सबके लिए अगर देखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये 0 to t, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं तो ये अपने पास में हो गया √2p अपॉन m, ये तो कांस्टेंट है बाहर हो गया इंटीग्रेशन से, और ये है t⁻² इंटू dt, लिमिट है 0 to t। √2p अपॉन m इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा t⁻³ और नीचे 3/2। तो यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल का एक्सप्रेशन अपने पास में आ जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट में ये हो जाएगा 8p अपॉन 3m इंटू t⁻³/2। तो अब यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन ये है। तो अगर इसका हम स्लोप चेक करते हैं, ग्राफ चेक करने के लिए स्लोप देख सकते हैं। तो स्लोप अगर हम देखेंगे तो स्लोप जो है ये तो कांस्टेंट टर्म है और वो आ जाएगा t⁻², ठीक है। तो स्लोप जो है वो हमेशा ही क्या होगा, क्योंकि टाइम पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, कर्व्ड शेप ग्राफ होगा, और उसमें स्लोप हर जगह पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका जो ग्राफ है होगा वो कुछ इस टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये टाइम t और इधर की तरफ डिस्टेंस होगी, t इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे है, तो ये ऐसे स्लोप हर जगह पे क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हमें दे रखा है कि एक डायमैग्नेटिक स्फीयर है और उसके सेंटर पे एक स्मॉल कैविटी है और उस कैविटी में एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखा हुआ है। अब पूरे अरेंजमेंट को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस कर देते हैं तो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हम ये जानते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो डायमैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर 0 हो जाता है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की पूरी बॉडी के अंदर जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस होगी वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एंटर नहीं होगी। तो अगर स्फीयर की बॉडी में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर नहीं होगी तो सेंटर पे भी कोई फील्ड लाइन नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब सेंटर के ऊपर भी नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल दे रखे हैं और दोनों सेल्स के लिए चार्जेस जो हैं वो हमें यहाँ पे गिवन है Q1 एंड Q2, ठीक है। चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लेंगे, यूनिफॉर्म लेंगे। तो इन दोनों स्फेरिकल सेल के पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डायग्राम मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लिया है। इनर स्फीयर के रेडियस r है, आउटर के 4r है, इनर पे चार्ज Q1 है और आउटर पे चार्ज Q2 है। तो पहले हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों का। इनर स्फीयर का अगर हम पोटेंशियल लिखेंगे तो देखो पोटेंशियल जो है किसी भी पॉइंट पे वो सारे चार्जेस की वजह से हमें एक्सप्रेस करना होता है। तो इस इनर स्फीयर का पोटेंशियल एक तो अपने खुद के चार्ज की वजह से होगा, दूसरा आउटर स्फीयर की वजह से भी होगा। खुद की वजह से जो होगा वो होगा k Q1 अपॉन r। आउटर स्फीयर की वजह से पोटेंशियल देखेंगे तो हम जानते हैं कि होलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल हर जगह पे कांस्टेंट होता है और वो उसकी वैल्यू उतनी होती है जितनी सरफेस पे होती है। तो आउटर स्फीयर के लिए ये अंदर है तो उसकी वजह से पोटेंशियल होगा k Q2 अपॉन उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो है 4r, ठीक है। तो ये टोटल पोटेंशियल हो गया इनर स्फीयर का। अब आउटर स्फीयर के लिए हम टोटल पोटेंशियल अगर देखेंगे
तो इनर स्पेयर की वजह से भी आएगा और आउटर स्पेयर की वजह से भी आएगा। तो इनर स्पेयर के चार्ज की वजह से देखेंगे तो इसके लिए ये बाहर है और बाहर वाले पॉइंट्स पे पोटेंशियल एक्सप्रेस होता है के क्यू अपॉन सेंटर से डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं वहां पे। तो इसके सरफेस पे अगर हम पोटेंशियल देखेंगे तो इनर स्पेयर की वजह से आ जाएगा के Q1 अपॉन सेंटर से डिस्टेंस है 4r प्लस Q2 की वजह से, यानी कि आउटर स्पेयर के खुद के चार्ज की वजह से, तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल खुद की वजह से होगा के Q2 अपॉन 4r। तो अब अगर हम डिफरेंस लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर लेते हैं डेल्टा V, तो ये होगा अपने पास में इनर माइनस आउटर। तो डिफरेंस लेंगे तो के Q1 अपॉन R प्लस के Q2 अपॉन 4R माइनस के Q1 अपॉन 4R माइनस के Q2 अपॉन 4R। तो ये वाली जो टर्म है ये तो कैंसिल हो गई। के Q1 अपॉन R में से हमें के Q1 अपॉन 4R सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3/4 के Q1 अपॉन R। चाहे तो के की भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 3Q1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए पीएन जंक्शन बिकम्स एक्टिव व्हेन ए फोटोन ऑफ 400 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल्स ऑन इट, देन फाइंड बैंड गैप एनर्जी। तो देखो, अगर पीएन जंक्शन एक्टिव हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बैंड गैप एनर्जी है वो इसी फोटोन की एनर्जी के इक्वल है। तो हम बैंड गैप एनर्जी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो होगी hc अपॉन लैम्बडा, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, hc वो नियरली 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में हम यूज करते हैं, और यह है 400 नैनोमीटर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो है वो नियरली आएगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो लाइट वेव्स हैं और दोनों लाइट वेव्स की वैक्यूम के अंदर वेवलेंथ सेम है। अब दोनों लाइट वेव्स जो हैं दोनों दो डिफरेंट मीडियम्स में ट्रेवल करके एक ही पॉइंट पे रीच हो रही हैं। तो पहली जो लाइट वेव है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 के मीडियम में L1 लेंथ ट्रेवल कर रही है, और दूसरी लाइट वेव वो N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में L2 लेंथ ट्रेवल कर रही है। और इतनी लेंथ ट्रेवल करने के बाद में दोनों एक ही पॉइंट पे रीच हो रही है, तो वहाँ पे इनकी वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है। तो हमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है इंटरफेरेंस के लिए इन दोनों लाइट वेव्स के बीच में। तो हमें ये कहा है कि दोनों जो लाइट वेव्स हैं इनिशियली वैक्यूम के अंदर जो है उनके वेवलेंथ सेम है और दोनों सेम फेज में है, ठीक है। तो इन दोनों का इनिशियल फेज क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी यहाँ पे फेज डिफरेंस जनरेट होगा वो पाथ डिफरेंस की वजह से होगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वजह से होगा, ठीक है। और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो है वो अगर हम किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम के अंदर लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ज्योमेट्रिकल लेंथ के इक्वल होगा। तो हम पहले ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो लाइट वेव है वो N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में L1 लेंथ ट्रेवल कर रही है, तो उसके लिए जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो होगा N1 इंटू L1। दूसरे वाली के लिए जो होगा वो होगा N2 इंटू L2, इन दोनों का डिफरेंस। और हमें मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, तो हम मोड लगा देते हैं यहाँ पे। अब इस पाथ डिफरेंस की वजह से अगर हमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो फेज डिफरेंस जो है वो एक्सप्रेस होगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा, ठीक है, इनटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। और ये लैम्बडा जो है ये वैक्यूम में वेवलेंथ है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा, और पाथ डिफरेंस की वैल्यू हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं -N2L2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 पार्टिकल का एक सिस्टम दे रखा है और XY एक्सिस भी यहाँ पे डिफाइंड है। तो हमें इस सिस्टम का Y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है
और उसको n/20 के फॉर्म में एक्सप्रेस करके n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डायग्राम यहाँ पे मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया है। ये अपने पास में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और मासेस जो हैं इस ट्रायंगल के वर्टिसेस पे फिक्स्ड हैं। तो y एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें y एक्सिस के अबाउट यहाँ पे देखना होगा। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए हम देखेंगे मास इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, यानी जिस एक्सिस के अबाउट हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पार्टिकल इसी एक्सिस पे है तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, 0। दूसरे वाले पार्टिकल के लिए देखेंगे तो मासेस जो है वो सबके यहाँ पे क्या है, सेम ही है, ये भी m है और ये भी m है। तो इसकी जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो यहाँ पे क्या है, वो a के इक्वल है, तो ये हो गया a² प्लस थर्ड जो पार्टिकल है उसके लिए मास m है और डिस्टेंस अगर हम देखेंगे परपेंडिकुलर तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये एंगल, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो कितना होगा, 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है ये भी कितना है, 60 है। तो ये डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी a cos 60 यानी कि a/2। तो ये अपने पास में आ गया a/2²। तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, ma² प्लस ma²/4, तो एक्सप्रेशन हो गया 5/4 ma²। तो इसको हम 1/20 की टर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो मैं 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो गया 25/20 ma²। तो यहाँ से n की जो वैल्यू अपने पास में आ रही है वो हम देख सकते हैं वो कितनी है, 25।